हेलो स्टूडेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंशिएशन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, याद होगा आपको। तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा या तो आप रो वाइज चलिए या फिर कॉलम वाइज चलिए। तो एक बार में एक रो का या एक कॉलम का आपको डिफरेंशिएशन करना है, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा जिसमें बाकी दोनों रोज तो सेम रहेगी, बीच वाले का फिर अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर थर्ड टाइम हम क्या करेंगे, लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बाकी दो को सेम रखेंगे। ऐसे करते करते हमको बढ़ते जाना है। ठीक है, बड़े ही सिंपल तरीके से अगर आप ऐसे सोचो कि सर इस तरीके से कोई डेल्टा है, ठीक है, C1 C2 C3 C4 कॉलम वाइज अगर मैं बात करूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर पहले C1 डैश कर दो, C2 C3 C4 एज इट इज रखो, प्लस उसके बाद C1 एज इट इज, C2 का डिफरेंशिएशन C3 C4 एज इट इज, प्लस उसके बाद C1 C2 एज इट इज, C3 का डिफरेंशिएशन C4 कर दो, और लास्ट में C1 C2 C3 एज इट इज और C4 का डिफरेंशिएशन कर दो। सेम ऐसा ही काम हमको रो के लिए भी करना है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आप देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपने करे होंगे और शीट में अगर ऐसे क्वेश्चन और आपको दिखे तो तुरंत उनको सॉल्व कर डालो। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, कहीं पर भी एक्स हो, कहीं पर भी आपका कांस्टेंट हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सबकी बारी तो आने वाली है डिफरेंशिएशन में, पहली रो की, दूसरी रो की, तीसरी रो की। तो आगे से आगे अपन काम करते जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पर जो ऐड करते हैं या अलग अलग करते हैं उस टाइम आपको ध्यान रखना है। जब हम ऐड करते होते हैं तो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, वो मैट्रिक्स में होता है, ये डिटरमिनेंट में नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को आपस में ऐड करते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। हमेशा दो रो या दो कॉलम सेम रहेंगी, ओनली एडिशन तीसरे वाले में ही होगा। अगर दो रो या दो कॉलम सेम नहीं है तो हम उसको ऐड कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको पहले कोशिश करनी पड़ेगी कि वो दो रो सेम बने, उसके बाद ऐसा करना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। आपसे पूछा गया है, लेट F1 F2 F3 आर 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, F1 F2 F3 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड Gx इज इक्वल्स टू F1 F2 F3 F1 डैश F2 डैश F3 डैश F1 डबल डैश F2 डबल डैश F3 डबल डैश। ये Gx आपको पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो F1 F2 F3 तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल है, दो पावर की। और Gx कुछ इस तरीके से आपको एक डिटरमिनेंट बना के दे रखा है। ठीक है, फाइंड G ऑफ 2 इफ G ऑफ 3 इज, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, 10। G ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 10। G ऑफ 3 अगर 10 है तो आपको बताना है G2 कितना होगा। ठीक है, ये बोला गया है इस क्वेश्चन के लिए कि Gx के बारे में आपको बात करनी है। Gx कैसा है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे देखें, ये ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखो कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पे क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगा आपको, यहां पे आपको एक लीनियर टर्म मिलेगा और यहां पे वो कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा। अगर वेरिएबल वाइज आप जाना चाहो, आप सोचोगे सर मैं अज्यूम करके कर लेता हूं, तो आप देखोगे 3 वेरिएबल यहां से, 3 वेरिएबल यहां से, 3 वेरिएबल यहां से, टोटल 9 वेरिएबल मिलेंगे आपको। और 9 वेरिएबल मिलेंगे, यहां से आपको 9 इक्वेशन मिल नहीं सकती हैं। तो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया कि वैसे तो नहीं करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व तो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से मुझे हिंट लगेगी कि अगर मैं G डैश एक्स निकालता हूं, ध्यान से देखना, अगर आप G डैश एक्स निकालो तो क्या होगा। देखिए मैं यहां पे मन में कैलकुलेशन कर सकता हूं कि सर पहली बार में ये रो जो होगी उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये बनेगा F डैश F1 डैश F2 डैश F3 डैश, बाकी दोनों रो सेम रहेगी, यानी F1 डैश F2 डैश F3 डैश, और ये मिलेगा F1 डबल डैश F2 डबल डैश F3 डबल डैश, प्लस इस बार क्या होगा, पहली रो और तीसरी रो सेम रहेगी, यानी F1 F2 F3 F1 डबल डैश F2 डबल डैश F3 डबल डैश, ये दोनों रो सेम रहेगी, बट बीच वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो F डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, डबल डैश F2 डबल डैश F3 डबल डैश, प्लस इस बार पहली दोनों रो सेम रहेगी, यानी F1 F2 F3 F1 डैश F2 डैश F3 डैश।
ये सेम रहेगी, बट तीसरी वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा F1 ट्रिपल डैश, F2 ट्रिपल डैश, F3 ट्रिपल डैश, ये हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन से क्या फ़ायदा मिलेगा ये तो आप देख पा रहे होंगे। पहले डिटरमिनेंट की बात करूं तो ये दोनों रो सेम है, आंसर कितना आ गया है 0 प्लस। दूसरी रो की बात करी, ये दोनों रो सेम हो गई, तो इसलिए फिर से आंसर कितना आ जाएगा 0 प्लस। तीसरे वाले की बात करें तो कोई भी रो सेम नहीं है, बट यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, ये तो ट्रिपल डैश है। तो क्वाड्रेटिक अगर ट्रिपल डैश करें, पहली बार करेंगे तो लीनियर, दूसरी बार करेंगे तो कांस्टेंट, और जब तीसरी बार करेंगे तो वो डेफिनेटली कितना आ जाएगा 0। तो यहां से भी आंसर 0, यहां से भी आंसर 0, यहां से भी आंसर 0, तो पूरी की पूरी एक रो में 0 आ गया, 0 आ गया, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी कितना आ गया 0। तो यहां से मुझे पता चल गया कि g डैश x का वैल्यू तो कितना आ गया है 0। बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर g डैश x का डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब gx फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, सॉरी g डैश x का वैल्यू 0 है, यहां पे देख लेना कांस्टेंट नहीं है, यहां पे क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ, तो इसका मतलब gx फंक्शन कैसा होगा, दिस मीन्स gx फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन की तो यही तो खास बात होती है, चाहे आप g2 निकालिए चाहे आप g3 निकालिए, दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी, कांस्टेंट फंक्शन में यही होता है। तो वो फंक्शन ही क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा gx इज इक्वल्स टू 10। यहां से मैं बता सकता हूं वो फंक्शन होगा gx इज इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब g3 की वैल्यू भी 10 ही आएगी। तो ऐसे सोच के आपको करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि सर डायरेक्टली सोल्व करके तो हम नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो इक्वेशन मिलती हैं वो बहुत कम हैं, तो ज़रूर इसी तरीके की ट्रिक से आपको आंसर कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला जो अपना पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, वही से क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में फिर से वही बात है, डिफरेंशिएशन अगर अब आपको आ गया है तो इंटीग्रेशन में आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप क्या बोलोगे, सेम वही काम आपको करना है जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था उल्टा, तब उसका उल्टा प्रोसेस आपको यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए कोई भी डेल्टा इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 H2 H3, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे तो इंटीग्रेशन हमको मान लीजिए करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा का सबसे पहला मेथड क्या है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई एंड देन इंटीग्रेट। तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, इफ, ठीक है, इफ वेरिएबल पार्ट इज प्रेजेंट ओनली इन वन रो या फिर कॉलम, देन वी कैन टेक इंटीग्रेशन इनसाइड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो मेथड होते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए ये लिखा हुआ है f1x, ठीक है, f2x f3x, ये भी x का है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, इस तरीके से x के फंक्शन मान लीजिए दिए हुए हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन इंटीग्रेट, बाद में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अगर सभी जगह पे x वैक्स है तो। ठीक है, डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा अलग था, क्या था, अगर कहीं पर भी x हो हमको कोई मतलब नहीं है, पहली का डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरी का डिफरेंशिएशन किया, फिर तीसरी का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आता, मान लीजिए इस तरीके से एग्जांपल आए कोई भी, x² 5 3
साइन एक्स माइनस 2 1 और 3x³ प्लस या 3x + 2 और ये आ जाएगा 1 5। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब इसमें क्या है, ओनली एक ही कॉलम में x वाले टर्म है, बाकी दोनों जगह कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वो हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x², इंटीग्रेशन ऑफ x² 5 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस 2 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 1 और 5, और साथ में आप जानते हैं एक प्लस सी भी आता है, तो उस प्लस को सी कर देंगे लास्ट में। क्लियर है? तो यहां से ये क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, x² का इंटीग्रेशन सब जानते हैं x³/3 होता है, 5 और 3 एज इट इज रहेंगे। साइन एक्स का सभी जानते हैं कितना होता है, माइनस कोस एक्स होता है, ये -2 और 1 रहेगा। 3x + 2 का कितना हो जाएगा, 3x²/2 हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, और प्लस में तो एक c बचा हुआ ही है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है आपको, अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम में वेरिएबल पार्ट है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर किसी एक रो में बनाया जा सकता है। मान लीजिए पहले से ही 2-3 रो में थे वेरिएबल पार्ट, बट उनको कैलकुलेशन की हेल्प से, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एक रो या एक कॉलम में लाया अगर जा सकता है, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि सर इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं अंदर भेज के। बट अगर बहुत सारे वेरिएबल हों तो आपको पहले सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे काम करना पड़ेगा। तो शायद आप समझ गए हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करना होता है डिटर्मिनेंट का। डिफरेंशिएशन ज़्यादातर यूज़ होता है और इंटीग्रेशन का इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं। शीट में अगर आपको क्वेश्चन दिखें तो उनको ज़रूर सॉल्व करना है, उसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, अभी आगे अपन आते हैं इंटीग्रेशन के बाद मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफ डिटर्मिनेंट। जब मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया, मतलब आपका डिटरमिनेंट लगभग खत्म हो जाएगा। क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ये देखिए, मान लीजिए कोई Δ1 इस तरीके से लिखा हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और Δ2 आपका लिखा हुआ है मान लीजिए X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3। तो मल्टीप्लिकेशन आप, ठीक है, मैं इस बात को लिख लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैन बी डन, ठीक है, रो टू रो, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, या फिर कॉलम टू कॉलम, कैसे भी आप कर सकते हो। रो टू रो का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कॉलम टू कॉलम का कर सकते हो, रो टू कॉलम का कर सकते हो, और कॉलम टू रो का कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बस उस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फर्क पड़ जाएगा। कोई एक दूसरा डिटर्मिनेंट अलग तरीके से लिखा होगा, फिर दूसरी तरीके से आप करोगे तो वो अलग डिटर्मिनेंट अलग आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप रो रो से कॉलम कॉलम से कर रहे थे, ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म आएगा। मतलब रो को अगर इसके रो और कॉलम को चेंज कर दोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि फर्क नहीं पड़ेगा आप रो का रो में कर रहे हैं या कॉलम से कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए Δ1 × Δ कितना आएगा, ठीक है, तो पहली बात तो वो एक 3/3 का डिटर्मिनेंट ही आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहली बात तो वो 3/3 का डिटर्मिनेंट ही आएगा। ये बातें आप ध्यान से सुन लेना, आगे जब रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको ज़्यादा ट्रिक जब बताएंगे तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये कैसे आता था। तो अभी आप सीख लेना इसको अच्छे से कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो भी आपका आंसर आएगा वो 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा, और उस 3/3 के डिटर्मिनेंट के एक जगह पर, एक एलिमेंट की जगह पर 3 टर्म्स आएंगी। हमेशा याद रखना 3 टर्म्स आएंगी। अगर 3 टर्म नहीं आ रही हैं, 2 ही टर्म आ रही हैं, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कहीं एक जीरो हो गया है।
बट हमेशा 3 टर्म ही आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 करना, कैसे भी कर लेते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस रो को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं। आप रो का कॉलम, आप इस रो को इस कॉलम से पहले कर सकते हो, या फिर इस कॉलम को इस कॉलम से पहले कर सकते हो, या फिर इस कॉलम को इस रो से पहले कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करिए, कभी भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रोसेस पे फर्क पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, और तीसरे एलिमेंट को तीसरे से, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया a1x1, दूसरे को मल्टीप्लाई किया प्लस a2x2, तीसरा आ गया a3x3। तो आप देख सकते हो जो पहला यहां पे एलिमेंट आया है आंसर में, उसमें 3 टर्म है। अब 3 टर्म में हमेशा ध्यान रखना, 3 टर्म में कैसे ध्यान रखोगे, एक टर्म इससे आएगी, मतलब जो एक टर्म होगा उसमें एक चीज इससे आएगी, दूसरी चीज वहां से आएगी। जो दूसरा टर्म होगा इसमें एक चीज यहां से आएगी, एक चीज वहां से आएगी। या कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ये चीज दिख रही है वो पहले डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट है, यहाँ पे जो चीज दिख रही है वो पहले डिटर्मिनेंट का एक दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पे जो चीज दिख रही है वो पहले डिटर्मिनेंट का एक तीसरा एलिमेंट है। हो सकता है ये तीनों एलिमेंट रो के हों, हो सकता है ये तीनों एलिमेंट कॉलम के हों। ये डिपेंड करेगा कि जिसने हमको क्वेश्चन करके दिया है, मतलब जिसने हमको ये आंसर लिख के दिया है, उसने कैसे किया है उस पर डिपेंड करेगा। उसने रो को रो से मल्टीप्लाई किया है कि कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ गई बात। मान लीजिए एक कब बता रहा हूं मैं, जब ये आपके पास नहीं है, डायरेक्टली ये आपके पास पहला एलिमेंट ये दिखा आपको, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि एक जो डिटर्मिनेंट है उसमें a1 a2 a3 ये 3 एलिमेंट होंगे, और दूसरा जो डिटर्मिनेंट है उसमें x1 x2 x3 ये 3 डिटर्मिनेंट एलिमेंट होंगे। बट ये रो होगी कि कॉलम होगा ये हमको पता नहीं, ये बाकियों को देख के हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया, अब क्या करेंगे, इसका भी काम खत्म नहीं हुआ है, इसका काम तीनों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म होगा। तो अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे मल्टीप्लाई अगर करें तो जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो इसके नीचे लिखना चाहते हो कि इसके आगे लिखना चाहते हो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो पहली जगह पे आपने लिखा, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो चाहो तो आप इसके नीचे लिख दीजिए, मतलब ये दूसरा वाला एलिमेंट बना दीजिए, चाहो तो आप इसके आगे कर दीजिए, अभी आपके पास चॉइस है। अगर एक बार आपने लिख दिया उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं बचेगी, फिर आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा तो कितना आएगा, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तीसरे, अब अपने पास चॉइस नहीं है, अब जब इसको तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ नीचे ही लिखना पड़ेगा, अब हम इधर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा a1z1, ठीक है, a2z2 और a3z3। आई बात समझ में, ठीक है। फिर इधर से अब इसकी बारी खत्म हो गई तो इसको खत्म किया अपन ने, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है पहले किससे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो पहले मल्टीप्लाई, अब आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा जैसे कि आप समझते हो। तो यह आएगा b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 नंबर से, तो आएगा b1y1 b2y2 b3y3, ठीक है। फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b1z1 b2z2 b3z3। अब बारी आती है तीसरे की बारी आती है, तो हम तीसरे कॉलम में चले जाएंगे, जो कि आ जाएगा c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3, फिर आ जाएगा c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3, फिर आ जाएगा c1z1 प्लस c2z2 प्लस c3z3, ये आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी, शायद क्या पक्का ही समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। अब बात करते हैं उल्टे वापस प्रोसेस की। तो उल्टा प्रोसेस देखने के लिए आप हमेशा ऐसे देखना, आप देखो अगर आप इस रो वाइज जाते हो तो कांस्टेंट कौन है, अगर आप रो वाइज जाओ तो देखो कौन कांस्टेंट है, x1 x2 x3 कांस्टेंट है, x1 x2 x3 कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक डिटरमिनेंट जो आएगा उसमें x1 x2 x3 तो पक्का रहेगा, वो चाहे रो में लिखो कॉलम में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप रो में लिख सकते हो, कॉलम में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी रो में आपने देखा
तो x1 x2 x3 की जगह कितना आ गया, y1 y2 y3, मतलब इस बार y1 y2 y3 रहेगा। और तीसरे में आप देखो तो क्या है, z1 z2 z3 कांस्टेंट है, तो वो z1 z2 z3 आएगा ही आएगा। मतलब इनमें से एक डिटरमिनेंट तो ऐसा पक्का है, डेल्टा 1 है कि डेल्टा 2 वो नहीं पता है, बट एक तो पक्का है। ठीक, फिर कॉलम वाइज देखो, एक बार तो आपको रो वाइज देख लेना है। अब देखो कॉलम वाइज कौन सा है कांस्टेंट, तो आप देखोगे सर कॉलम वाइज तो a1 a2 a3 कांस्टेंट है, तो a1 a2 a3 आपने ऐसे कॉलम में लिख लिया। दूसरे कॉलम में देखिए क्या कांस्टेंट है, b1 b2 b3, और तीसरे में कौन है, c1 c2 c3। तो आप ऐसा करके वापस से पहचान सकते हो कि कौन से दो ओरिजिनल से ये बना हुआ है, एक ये डिटरमिनेंट से, एक ये। अब देख सकते हो, आप बोलोगे सर इसमें तो a1 a2 a3 ऐसे कॉलम वाइज है, इसमें a1 a2 a3 a1 a2 a3 सॉरी यहाँ पे a3, ठीक है, a3 जो है वो यहाँ पे क्या है, रो वाइज है। ऐसे कैसे सर, ये तो गलत हो गया। तो बिल्कुल ये गलत नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जब भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असली में ये डेल्टा 1 ही है और ये डेल्टा 2 ही है। तो इतना डिटेल में मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप उल्टा प्रोसेस भी समझ पाएं कि कैसे हम करते हैं। तो कुल मिला के सब भूल जाइए, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक ही बात याद रखिए, जो रो में कॉमन रहता है, पहली रो में जो कॉमन रहता है, कॉमन जो रहता है, ठीक है, उसको पहला रो बना देंगे। दूसरी रो में जो कॉमन रहता है उसको दूसरी, तीसरी रो में जो कॉमन रहता है उसको तीसरी। एक काम खत्म हो गया। अब पहले कॉलम में जो कांस्टेंट है, क्योंकि वो जो रो में कांस्टेंट था वो कॉलम में कांस्टेंट नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो जाता तो फिर डिटरमिनेंट बनता ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 आ जाती। ठीक है, तो इसीलिए अलग होंगे, तो ये अलग वालों को अलग लिखा, इसको अलग लिखा, उसको अलग लिखा, तो डिटरमिनेंट अपने आप बन जाएंगे और वहीं से अपन को आंसर बता देना। ठीक है, तो ये काम आप तभी कर पाओगे जब मल्टीप्लाई करने की आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट आपको कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा एक्स आपको दे रखा है, डेल्टा एक्स आपको दे रखा है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 4x 7x और एक दे रखा है -1 0 x प्लस 2। तो पहला क्वेश्चन तो ये है सर इंटीग्रेशन बताइए डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। चलिए थोड़ा सा अगर इंटीग्रेशन पड़ा है तो मैं लिमिट भी लगा देता हूँ 0 से 1 में। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ये हम पहले बात कर लेते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर यहाँ पे तो पहली दूसरी और तीसरी तीनों रो और तीनों ही कॉलम में x रखा हुआ है, तो इसका मतलब हम सीधा काम तो अभी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से माइनस करोगे तो यहाँ पे x और आ जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल नहीं है। मतलब इनका अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप करोगे तो यहाँ पे ये x एक ही रो या एक कॉलम में नहीं आएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओपन करके ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आपको ओपन करके काम करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से मैं ओपन कर देता हूँ, तो आएगा -1, इधर से मैंने लिखा 7x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 -3x, फिर प्लस 0 हो गया, प्लस x प्लस 2 के हिसाब से ओपन करेंगे, x प्लस 2 के हिसाब से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर -4। बस, तो आप देख सकते हो क्यूबिक बनेगी, x में क्यूबिक बनेगी। x में क्यूबिक का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो। पहला तो ऐसे आप काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कोई दूसरा है डेल्टा वन जो कि है 157 3 -21 051। ठीक है, अब आपसे पूछा गया बताइए डेल्टा इंटू डेल्टा 1 कितना, डेल्टा इंटू डेल्टा 1 कितना होगा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है वैसा आप करिए। सबसे पहले आप इसको पकड़िए, इसको आपने उठाया पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा x, प्लस ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 5x स्क्वायर प्लस 5, 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 21 आ गया। खत्म। पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x,
फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x² -2 और 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो +3। अब तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5² + 5 और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3। पहला काम खत्म। दूसरी को उठाया, दूसरी को उठा के पहली इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +5x, कंफ्यूज नहीं होना है, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 49x आ जाएगा। अब इसको दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 3 कितना हो गया 12, ठीक है, फिर -2 × x कितना हो गया -2x और 1 को किया तो प्लस का 7x हो गया, ठीक है। तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर आ जाएगा 0 के बाद 5x और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7x आ जाएगा। बस खत्म हो गया। तीसरे से बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से सबसे पहले से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -1 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 7x + 14। चलिए फिर इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस -2 से मल्टीप्लाई किया 0 को 0, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x + 2 आ गया, ठीक है। थर्ड में बात करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अब 0 बन जाएगा, ये अब 0 बन जाएगा, ओनली बन जाएगा x + 2। तो ये एक डिटरमिनेंट आ गया है जो कि होगा Δ1 × Δ2। ऐसे ही आपको काम करना है।